Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to start our next lecture that is according to the magnetic dipole. आज के लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है. अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़े थे, तो ये वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. So this topic is related to our course electricity and magnetism, PHY 402, BS Physics, 4th semester, evening, spring 2021 semester. So in this lecture, we will study about the in the last lecture we have discussed the charges in magnetic field and electric field, जिसे हम लॉरेंट फोर्स का नाम दिया था. फिर हमने करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, फिर मैग्नेटिक फोर्सेस को स्टडी किया, फिर डिफरेंट वायर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उनको स्टडी किया, फिर हमने करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया. देन वी हैव स्टडीड दैट कि जब कोई लूप करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और फिर उसके बारे में इन सारी चीज़ों को हमने कैलकुलेट भी किया और उनके बारे में डिस्कशन भी की थी. तो इसी तरह आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में होगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल. फिर हम मैग्नेटिक डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, कि जब आपके पास आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं या रखते हैं तो उस वजह से जो एनर्जी है उसके सिस्टम के अंदर गेन होती है या लूज होती है. तो इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है. तो जिस तरह आप लोग वाज़ह तौर पे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर क्या करते थे, सेपरेट करते थे, और उसको कहते थे कि ये आपके पास है P इज इक्वल टू क्यू डी. और उस हवाले से आप कहते थे कि ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है. इन द सेम वे और आप देखते थे कि ये दो पोल्स बनते थे, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है. तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते थे इट इज कॉल्ड दी डाइपोल. अगर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से है या ये इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं तो इस वजह से हम इसको कहते थे इट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर ये मैग्नेटिक पोल्स हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो उस हवाले से हमारे पास मैग्नेट के अंदर जो है हमारे पास दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. अगर ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स कहेंगे. और इसको बनाने का तरीकाकार, उसको रियलाइज करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल है. कि आपने एक लूप लें कंडक्टर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, और आप इसको रियलाइज कर सकते हैं कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर को होगा जी, वो नॉर्थ, ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या होगा जी, साउथ हो जाएगा. तो ये सिचुएशन आपको क्या दे रही है, इट इज गिविंग यू दी पोल, मैग्नेटिक पोल. ये साउथ मैग्नेटिक पोल है और ये क्या है जी, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डाईपोल. दो पोल हैं मैग्नेट के तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं इट विल बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डाईपोल. और इसको हम मैग्नेटिक डाईपोल कहते हैं और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह हम इलेक्ट्रिक डाईपोल को पी से रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह जो मैग्नेटिक डाईपोल होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू. तो मैथमेटिकली जैसा कि आपके पास यहाँ पे सामने है कि आपके पास जो वैल्यू है वो उसी वाले से की जा सकती है कि आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसके मुताबिक ही ये रियलाइज किए जा सकते हैं. इफ़ यू सी है तो आपके पास ये, अगर हम रियलाइज करना चाहें कि ये किस तरह से काम करता है तो उस हवाले से ये भी आप देख सकते हैं. आपके पास यहाँ पे करंट मूव कर रहा है, राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें तो करंट की वजह से ये नॉर्थ पोल है और ये वाला है आपके पास हिस्सा जी साउथ पोल है, और इसकी वजह से आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है. और उस हवाले से आपके पास ये सारी सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है. तो उस हवाले से आपके पास जो है ये सूरत हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास नॉर्थ लाइंस हैं जो साउथ पे एंड हो रही हैं, और जबकि इन सारी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की इस फॉर्म में है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, जबकि जो आपके पास जो पॉइंटेड आउट वाली हिस्सा है वो आपके पास
मैग्नेटिक डाइपोल का है। मैथमेटिकली आप डिफाइन कर सकते हैं वेरी सिंपल वे कि मैग्नेटिक डाइपोल इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू आई and A. Here is mu is basically the vector quantity and A is basically also the vector. It's basically area unit vector. तो उस वाले से आप इसको mu is equal to I A कह सकते हैं और it is called the magnetic dipole. और ये मैग्नेटिक डाइपोल के यूनिट जो है वो अम्पेयर पर मीटर स्क्वायर या फिर अम्पेयर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर पर टेस्ला या फिर जूल पर टेस्ला, ये सारे इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता हो। अगर आपके पास एक रिंग है तो ये सिचुएशन कैसी है, आपके पास ये आई ए है। अगर आपके पास एन रिंग्स होंगी तो ऑब्वियसली करंट और एरिया डबल हो जाएंगे, तो उस हवाले से आपके पास ये क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो कॉइल की वजह से भी जनरेट हो सकता है और ये होगा आपके पास एन आई ए के बराबर हो जाएगा। फिर इसके मुताबिक जो है ये सारी सिचुएशन जो है वो की जा सकती है। तो as you know that from this formula the mu is equal to IA, और इसके मुताबिक जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यू कैन सी है ये आपके पास करंट पे और एरिया पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसकी एक्चुअली एरिया इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर आपके पास सिंपल पोल्स हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से जनरेट होगा ऑब्वियसली। उस हवाले से अगर आपके पास जो है ये डाइपोल हो तो इन दिस वे ये आपके पास होगा। इसी तरह अगर आपके पास लूप है तो उसकी वजह से ये सिचुएशन जो है इस तरह से क्रिएट की जा सकती है। अगर आपके पास सॉलिनॉइड है तो ये सिचुएशन जो होगी उसकी जो पिक्टोरियल व्यू होगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे उनके जो फील्ड हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली डायरेक्शन जो है जब जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और उसकी डायरेक्शन जो होती थी वो फील्ड के हमेशा ऑपोजिट ली गई थी। इन द सेम वे मैग्नेटिक डाइपोल जो है इसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह मैग्नेटिक डाइपोल भी क्या लिया जाता है, ऑपोजिट टू द फील्ड लिया जाता है। नॉर्थ से साउथ आमतौर पे जो फील्ड होता है वो हम इस तरह से लेते हैं, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ लिया जाता है फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि जो मैग्नेटिक डाइपोल है इट इज प्रोजेक्टेड हेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये बात याद रखिएगा कि आपका जो डायरेक्शन है वेक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लिया जाएगा बाय कन्वेंशन। तो ये हमेशा से ही हम इसको ऑपोजिट ले रहे हैं और इस वाले से ही हम इन सारी कैलकुलेशंस को करेंगे। So here is some different values of magnetic dipoles which is comparable to the other physical examples. For example, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है तो उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू है दैट इज 5 जॉल पर टेस्ला है, और जबकि अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल है इट इज 8.8 into 10 raised to power 22 joule per Tesla. So this earth has very bigger value of the dipole because उसका जो एरिया है that is very big, very large as compared to the bar magnet. So proton is have the very lowest value as compared to the earth and the bar magnet. It is 1.4 10 raised to power minus 26 joule per Tesla, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.3 10 raised to power minus 24 जॉल पर टेस्ला के वाले से है। ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो उस वाले से ये आपके पास क्या है, रिलेटिव वैल्यूज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, स्पेशली जब आप मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो यू कैन सी है कि ये वही वाली सिचुएशन है जैसा आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे। और आप सब लोग जानते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रखा था तो हम ये देखते थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो वो आपके पास पॉजिटिव से लाइन निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करता था पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव की तरफ, तो ये बेसिकली इस तरह से अलाइन होने की कोशिश करता था, ये इस वे में और ये इस वे में। ड्यू टू दिस अलाइनमेंट तो ये क्या करता था, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था और आप इसे टर्निंग इफेक्ट के तौर पर जानते थे। इन द सेम वे हम यहाँ पे बार मैग्नेट के हिसाब से अगर देखें तो बार मैग्नेट के साथ भी यही सिचुएशन है। बार मैग्नेट के अंदर आपके पास जो फील्ड है वो है नॉर्थ से साउथ, तो ये नॉर्थ से साउथ फील्ड लिया गया है। तो साउथ की अट्रैक्शन किधर को है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की अट्रैक्शन साउथ की तरफ, दैट इज व्हाई दे टेंड्स टू रोटेट।
और ये रोटेट करना चाहता है मैग्नेट। जब ये रोटेट करता है तो इट्स रोटेट्स ऑन पर्टिकुलर एंगल। ड्यू टू दिस टर्निंग इफेक्ट वी हैव दिस एक्सप्रेशन दैट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और जो फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के साथ जब रोटेट करते हैं तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के दरमियान रोटेशन हो रही है। तो दिस रोटेशन इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट और ये होती है म्यू क्रॉस बी के हिसाब से। So you can easily find out that this is the first vector, this is the second vector, and this is the turning angle. तो आप इनके ऊपर एक क्रॉस बी वाला फार्मूला लगा के इनका टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क निकाल सकते हैं। तो वी आर हैविंग द सेम मैथमेटिक्स में। तो ये क्रॉस बी वाली सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसका टर्निंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द टर्निंग इफेक्ट ये बात श्योर हो गई है कि इसने मोशन की है फील्ड के अंदर। जब कोई बॉडी जिस पे कोई वर्क किया जाता है आइदर उसको रोटेट करने के लिए या उसको अलाइन करने के लिए, एक्चुअली इस पे क्या है वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है। ड्यू टू दिस वर्क डन सम ऑफ द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो उस एनर्जी की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हमने ये कंप्यूटेशन रखी है कि व्हेन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is oriented, m is stand for the magnetic dipole oriented in magnetic field of strength b making an angle theta with its line of forces, it experiences a torque and given as tau is equal to mu cross v. So here we are writing here mu instead of m here, so इस वाले से ये tau is equal to mb sin theta आ देगा। तो ये d थीटा जो है एक्चुअली दैट इज फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके हिसाब से किया जाए तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स किया जाता है लीनियर फोर्स के लिए। अगर आपके पास एंगुलर फोर्स है जिसे हम टर्निंग इफेक्ट कह रहे हैं तो टी टॉ डॉट डी थीटा लिया जाएगा। तो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा आ जाएगा। तो अगर आप इनको इंटीग्रेट करते हैं तो वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो ये बराबर होगा जीरो से लेके वर्क डन डी थीटा वन से थीटा टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। और इसको अगर आप जब रीअरेंज करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो m और b कांस्टेंट है, साइन थीटा और डी थीटा। तो साइन थीटा का जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है कॉस के। तो वी हैव हियर द माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा वैल्यू के ऊपर। w इज इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस साइन थीटा वन। इनको रीअरेंज करें देन वी कैन गेट हियर दी थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो अगर आपको याद हो कि अगर हमने इसको 90 डिग्री से स्टार्ट किया था तो वो आपके पास इनिशियल जो है वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ माइनस साइन हेयर। तो आप उस हवाले से इनको एज अ कॉस थीटा लिख सकते हैं म्यू डॉट बी। तो ये जो म्यू डॉट बी है अगर इसको एक्सपेंड करें तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉडी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी cos theta. So this is the potential energy which is stored when magnetic dipole moment reoriented in the magnetic field. तो उस वाले से ये यहाँ पे कंप्यूट किया जा सकता है। तो सिमिलरली इसका मतलब जो आपके पास ओरिएंटेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी गेन और लूज बाय द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वाले से दिस एक्सप्रेशन विल हेल्प अस। दिस एक्सप्रेशन सेज दैट कि अगर आपके पास ये माइनस था, अगर आपके पास म्यू और बी पैरेलल हैं तो इनकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव। और अगर ये एंटी पैरेलल है तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस वन। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो एनर्जी गेन आएगा। फिर it will have the negative energy. So in these figures we are here is represented about that which configuration has the lowest energy, which configuration has the highest energy. If you have a anti-parallel magnetic dipole moment with respect to the applied magnetic field तो आपकी जो एनर्जी होगी गेन बाय द सिस्टम वो हाईएस्ट होगी। अगर वो पैरेलल होगा तो वो लोएस्ट होगी। इन द सेम वे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर इसको ये अलाइन कर लेता है अपनी डायरेक्शन के अंदर तो ये इट विल बी द मिनिमम कंडीशन और ये लोएस्ट वैल्यू होगी। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है या ऑपोजिट है तो ये आपके इंटीग्रल होंगे तो उस वाले से ये क्या होगी हाईएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस तरह से आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। तो
In this way, we can have a concluding remarks regarding the electric dipole moment and magnetic dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहें, जिस तरह यहाँ पे ये सिचुएशन है जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है, और ये सिचुएशन जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, तो आप इसको सिचुएशन को डाइपोल्स कह सकते हैं। तो उस हवाले से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट था, मैथमेटिकल जो स्ट्रक्चर है P इज इक्वल टू क्यू डी है। मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर म्यू इज इक्वल टू एन आई ए है और फॉर द केस ऑफ कॉइल। फिर टॉर्क जो है वो P क्रॉस ई है, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही म्यू क्रॉस बी है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई है, और यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू डॉट बी है। तो दे हैव क्वाइट सिमिलर ट्रेंड। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का एक्सप्रेशन और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाए पुराने एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो सेम सिनेरियो पे कवर अप हो जाती है। तो हियर वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन। आपने ये बताना है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज लॉस्ट। किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की वो लॉस्ट होगी। तो आपके पास ये सारी सिचुएशन है, आप अच्छे तरीके से सोच के बताएं कि ये किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉस्ट होगी। यू हैव 5 ऑप्शंस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी और ई। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि किस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जो है वो लॉस्ट होगी, वो आप देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस सिचुएशन के अंदर होगा। इट्स अ वेरी सिंपल हिंट जिसके अंदर ये काम हो सकता है। आपका जो सबसे पहला है सिचुएशन वो ये है कि एक तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, या तो वो सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल। ये सिचुएशन भी नहीं चलेगी और ये सिचुएशन भी नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिचुएशन होगी, ए और ई। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट विच कॉन्फ़िगरेशन इज बेटर, हैज द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बन जाए, तो वो आपके पास क्या होगी, लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अच्छे तरीके से इसको फाइंड आउट करें। ये आपके पास आसानी से 500 वैल्यूज निकाली जा सकती है। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो देन यू कैन आस्क मी। So inshallah in the next lecture we will discuss about the quantification of magnetic field। जैसा कि हमने कहा अभी कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट को गुजारते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसकी प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी क्वांटिफिकेशन के हवाले से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इट डिपेंड्स। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और ऑब्वियसली व्हेन वी वांट टू क्वांटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द करंट, तो उस वाले से हमें एम्पेयर्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी एम्पेयर्स लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करनी हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन आवर इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपने सवाल और डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।